जय हिंद। देखिए, सीटी स्कैन के जगह पे अभी कोरोना मरीज के लिए HRCT किया जा रहा है। ये क्या चीज़ है और किस तरह से रेमडेसिविर जो दवा है वो कोरोना मरीजों को बचाती है, और भारत में जो एस्टेरॉइड यानी डेक्सामेथासोन का जो प्रयोग हो रहा है ये मरीजों की जान तो जरूर बचा ले रहा है, लेकिन इससे जो हमारी इम्यून सिस्टम सप्रेस हो रही है उससे जो ब्लैक फंगस नामक एक नया रोग उत्पन्न हुआ है जो कोरोना से ठीक हुए मरीजों को जान ले रहा है। ये ब्लैक फंगस कैसे होता है इसको समझते हैं। कोरोना वायरस जो होता है वो शरीर में एंट्री करता है तो अपने बाहर निकले हुए इस स्पाइक प्रोटीन के मदद से एंट्री करता है। ये क्या करता है, स्पाइक प्रोटीन हमारे जो कोशिकाएं होती हैं फेफड़े की उसके बाहर एक इस तरह का रिसेप्टर लगा होता है। ये रिसेप्टर क्या करता है, कहता है जो मेरे में फिट हो जाएगा हम उसको अंदर लेके चले जाएंगे। कोरोना का ये स्पाइक प्रोटीन पूरी तरह से इसमें फिट हो जाता है, जिस वजह से इस रिसेप्टर को लगता है कि ये हमारे काम लायक चीज है और ये अंदर लेके बकलोलवा चला जाता है। वैक्सीन क्या करती है, वैक्सीन जब हमारे शरीर में लगा दिया जाता है तो वैक्सीन इसके रिसेप्टर जो स्पाइक प्रोटीन है उसको जाके लॉक कर देती है। जैसे ये स्पाइक प्रोटीन है कोरोना का, इसको लॉक कर देगा। यही है एंटीबॉडी, ये जाके इस कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को लॉक कर देता है, जिस वजह से इसका थुथुर कूचा जाता है और इसमें फिट नहीं हो पाता है और ये बाहर का बाहर रह जाता है, अंदर नहीं घुस पाता है। और सैनिटाइजर क्या करता है, सैनिटाइजर सोच रहा और खतरनाक है, इसका खोपड़िए फाड़ देता है, इस तरह से पूरा झड़ जाता है, टाकला कर देता है, उसको खोपड़िया फाड़ देता है। तो ये सब तो बाहर की चीज है। सैनिटाइजर और वैक्सीन हमें कोरोना होने से बचाती है, लेकिन जब कोरोना हो जाता है तब रेमडेसिविर काम करता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर ये स्पाइक प्रोटीन इस रिसेप्टर के मदद से अंदर चला गया और फेफड़े में अपना इन्फेक्शन फैला दिया। जब ये फेफड़े में जाता है तो कोरोना बहुत होशियार है, जाते वो खोजता है राइबोसोम को। हमारे शरीर के कोशिका में राइबोसोम जो है वो फोटोकॉपी की मशीन होती है। जिस तरह इस फोटोकॉपी की मशीन को नहीं पता है कि इससे किस चीज का फोटोकॉपी कराया जा रहा है, ये धड़ाधड़ फोटोकॉपी किए जा रहा है, उसी तरह राइबोसोम को भी नहीं पता है कि हमें बनाना क्या है, इसको जो मिलेगा उसका फोटोकॉपी करके बना देगा। कोरोना वायरस इतना होशियार है कि सबसे पहले जाता है राइबोसोम के पास और अपना फोटोकॉपी बनाने लगता है और धड़ाधड़ 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 काम करना चालू कर देता है और देखते देखते इसकी संख्या लाखों में हो जाती है, पूरा फेफड़ा भर जाता है, हम सांस नहीं ले पाते। ये इसी की मदद से अपनी संख्या को ये बढ़ाता है। शरीर में जब इसकी संख्या ज्यादा बढ़ने लगती है तो वो मरीज माइल्ड यानी हल्के से लेके वो एवरेज और सीरियस यानी मॉडरेट और सीवियर में पहुंचने लगता है। तो जब वो माइल्ड को क्रॉस करके मॉडरेट और सीवियर पोजीशन में पहुंचता है तो फेफड़े में इन्फेक्शन बढ़ जाता है। उस स्थिति में रेमडेसिविर काम करता है। कोरोना का ये जो बाहर का स्पाइक प्रोटीन है ये केवल शरीर में घुसने में मदद करता है, मेन जो जान लेने का काम करता है और बीमारी को फैलाने का काम करता है वो इसके अंदर का आरएनए काम करता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है, जिस तरह से एक अंडा के अंदर का ये पीला वाला जर्दी होता है ना, यही सबसे खतरनाक होता है, यही आगे मुर्गी को जन्म देता है। इसको हम लोग जर्दी बोलते हैं, सीबीएसई वाला यॉग बोलता है सब इसको। उसी तरह कोरोना का ये जर्दी है, सोच रहा यही खतरनाक होता है। कोरोना के अंदर का ये आरएनए जो होता है इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक फेरे की तरह होता है। इसका जो ये मोटा वाला भाग होता है ना, इसे सुगर फास्फेट कहते हैं। ये सिंगल हेलिक्स होता है और डीएनए में ना दोनों ओर से होता है, डबल हेलिक्स इस तरह से होता है। ये वाला हिस्सा होता है और इस पे ये जो देख रहे हैं यही इसी से मिलकर ये बना हुआ है। इसमें चार चीजें पाए जाते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसको क्या चीज होता है, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, ये चार ऐसे चीज होते हैं जिससे मिलकर बना होता है। चार यहां लगेगा, फिर चार यहां लगेगा, फिर ये चार यहां लगेगा। तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम इसके बेस को उड़ा दें, या यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन किसी एक को उड़ा दें, या तो फिर ये पूरा का पूरा ये जो इसका फॉस्फेट शुगर है पूरा ये चेन है इसी को तोड़ दे। तो देखा गया कि इसको तोड़ना काफी मुश्किल है और इसको उखाड़ना भी बाकी बहुत मुश्किल है। तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि इसमें ऐसा काम करते कोई एक डुप्लीकेट भर देते हैं, जिस वजह से कोरोना कंफ्यूज हो जाएगा और वो ओरिजिनल नहीं बन पाएगा। यही काम किया गया यहाँ पर। जो इसका आरएनए है इसे तोड़ा नहीं गया, अब इसमें डिसाइड किया गया कि यूरेसिल, ग्वानिन, एडेनिन और साइटोसिन इसमें से हम किसका हम शकल बना के और शरीर में डालें जिससे कि कोरोना कंफ्यूज हो जाए और ओरिजिनल की जगह डुप्लीकेट लगा ले। यहाँ पर यही काम आ गया यहाँ पर। अब जो हम लोग ये जो देख रहे हैं आरएनए, इसका जो फिगर होता है ये एक चेन की तरह होता है, जुड़ते जाता है, आपस में जुड़ते जाता है और ये जोड़ने का काम राइबोसोम करता है। जैसे पैंट का जो जीप होता है चेन, या जो कहीं पे भी चेन लगाया जाता है, इस चेन के बीच में लोहे की होती है अमूमन ये वाला ये। अगर इसके बीच में हम किसी कमजोर धातु का या प्लास्टिक का सेम इसी से मिलता जुलता एक जगह लगा दें, यहाँ पर एक जगह लगा दें ऐसे, तो दिखने में तो बाहर से आदमी को नहीं पता चलेगा कि वहाँ एक तो डुप्लीकेट है
और जब हम इस चेन को बंद करेंगे तो हमें तो लगेगा पैंट का चेन बंद हो गया, अब बाजार में जाएंगे तो खुल जाएगा, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, तो वापस आना पड़ेगा हम लोग को। यही काम करता है रेमडेसिविर। इस पूरे आरएनए में से एक ठो को चुनता है ये एडेनिन को, क्योंकि इसका हमशक्ल बनाना आसान है और ये बड़ी जल्दी से जाके चिपक जाता है, और यही काम कर दिया ये रेमडेसिविर। इस पूरे में से उसने लिया एडेनिन को। अब इस एडेनिन का शकल इतना आसान नहीं होता, यहाँ तो आप बस ऐसे देख रहे हैं इसको ऐसे, बट वो रियल में इसका शेप अलग टाइप का होता है। यहाँ भी इजी शेप दिया गया, इसका ओरिजिनल शेप देखेंगे तो इस टाइप का मिलेगा। तो वैज्ञानिकों ने इसी टाइप का बनाया रेमडेसिविर को। उसमें क्या किया गया, इस एडेनिन को, ये जो शक्ल देख रहे हैं ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स शक्ल होता है, देखिए इतना कॉम्प्लेक्स इसका शक्ल होता है। रेमडेसिविर एक प्रो ड्रग है, मतलब जब तक ये शीशी में रहेगा काम नहीं करेगा, शरीर के अंदर डालेंगे तब काम करता है। जैसे हम इसे शरीर में के अंदर डालते हैं, ये एडेनिन के हमशक्ल एक नया कॉपी बनाता है जिसका नाम होता है GS441524। ये जो GS441524 है, ये एकदम हूबहू दिखने लगता है जो कोरोना वायरस का एडेनिन है उसकी तरह, और ये जाके उसमें अटैच कर जाता है। अब देखिए जहां ओरिजिनल अटैच करना चाहिए उसके जगह पे ये नकली वाला रेमडेसिविर का जो GS441524 जो है वो जाके जुड़ने लगता है, जिस वजह से कोरोना वायरस जो होता है वो रिप्लिकेट जब करता है तो उसको पता ही नहीं चलता है कि हम अपने साथ डुप्लीकेट को ले लिए हैं, ये काम नहीं करेगा, तो कोरोना ससुरा काम करना छोड़ देता है। और ये वाली जो दवा है ये काम करने लगती है, जिसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। लेकिन ससुरा कोरोना बहुत होशियार है। कोरोना के अंदर एक ऐसा सीबीआई जांच लगा हुआ है, एक ऐसा सिस्टम है जो इसको पकड़ लेता है कि नकली चीज इसमें है। उसका नाम है 3,5-एक्सोराइबोज न्यूक्लियस। ये ससुरा क्या करता है, ये खोजता है कि ससुरा हमरे बीच में कोनो गड़बड़ चीज आके जुटा है। कहता है कि इसमें कौन गड़बड़ है, देखते रही इसे लाल लाल कौन चीज जुड़ा है, ये गड़बड़ है, ये एडेनिन ओरिजिनल नहीं है, हटाओ हटाओ, फेंको इसको फेंको। ससुरा ये बताइए, ये एक्सोराइबोज न्यूक्लियस इतना होशियार कोरोना, इसीलिए लोगों को डाउट होता है कि चाइना इसको जरूर बनाया होगा। और अभी धीरे धीरे खुलासा भी हो रहा है मैगजीन से, ऑस्ट्रेलिया वगैरह की मैगजीन, अमेरिकन मैगजीन ने कहा है कि इसको बनाया गया है। इतना होशियार कहीं वायरस होता है कि खोज लेगा और खोज इसको हटाने लगता है, कहता हटो हटो तुम काम लायक नहीं हो, इसको काम करने दो। ले भाई साहब, फिर उसको हटा के ओरिजिनल उसमें लगा देता है एडेनिन। तो डॉक्टरों होशियार, सुबेरे शाम रेमडेसिविर देता है, 4 गो 6 गो 8 गो 6 डोज लगा देता है। जब आप ज्यादा डोज लगा दीजिएगा रेमडेसिविर का ना, तो नकली के एडेनिन जिसे हम लोग कहते हैं GS442514 जो होता है, यही पूरे भर जाएगा। और जब यही ज्यादा मात्रा में भर जाएगा तो इसको लगने लगेगा कि नहीं भैया यही लगता है ओरिजिनल है, और वही पूरी तरह से भर जाएगा, और कोरोना का जो बढ़ने का रफ्तार है वो रफ्तार धीमा हो जाएगा। अब जब रफ्तार धीमा हो गया तो बाकी का काम हमारी शरीर की एंटीबॉडी थूर देगी। समस्या क्या होता था, हमारी एंटीबॉडी एक को मारती थी, 10,000 बन जाता था। तो रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग है। दुनिया की कोई भी एंटीवायरल ड्रग किसी भी वायरस को मारती नहीं है, उसे चकमा देकर उसमें डुप्लीकेट सामान भर देती है। जैसे ट्रेन के चक्का में खूब ज्यादा चक्का लगा है, उसमें 4 गो चक्का 5 गो चक्का ना आप प्लास्टिक का जोड़ दीजिए, शुरू में तो ट्रेन जाएगी, आगे जाके उलट जाएगी। तो ट्रेन को उलाटा नहीं था, नकली लगा दिया था, समझ में गया। रेमडेसिविर के कुछ निगेटिव इफेक्ट भी है। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा आरबीसी की वैल्यू, जो आरबीसी हमारे ब्लड में, वो घटा देता है, जिस वजह से मरीज कमजोर होने लगता है, फील होने लगता है, क्योंकि आरबीसी कम होगा तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा और हमें सुस्ती लगने लगेगा। और प्लेटलेट भी काउंट कम कर देता है। प्लेटलेट तो डेंगू में भी घटता है, तो आप अक्सर देखे होंगे कि ये जो कोरोना मरीज है उनका प्लेटलेट भी डाउन हो जा रहा है और थोड़ा सा बीपी का प्रॉब्लम उनको फेस करना हो रहा है। तो भैया कोई बात नहीं, जान तो बच जा रही है ना इससे। इस दवा को गिलियड साइंसेज नामक अमेरिकन कंपनी ने बनाया था, जिसे एक्चुअली में बनाया गया था इबोला वायरस के काउंटर के लिए किया गया था, लेकिन बाद में पाया गया कि ये कोरोना वायरस के लिए भी काम कर रहा है। तो इंडिया में ये जो दवा, ये तो अमेरिका की दवा है, वो हम लोग को क्यों देगा, तो उसने कुछ पैसे लेके भारत के 2 कंपनियों को इसको बनाने का लाइसेंस दिया। एक कंपनी का नाम है हेट्रो कंपनी। ये हेट्रो कंपनी जो है, ये जो रेमडेसिविर बनाती है उसका नाम
रहता है कोवी-4। तो आपको इंडिया में ज्यादातर रेमडेसिविर कोवी-4 के ही नाम से मिलेंगे यहाँ पर। और एक और कंपनी है सिप्ला, सिप्ला को भी बनाने के दिया गया, तो इसने एक नाम रखा, सिप्ला का नाम रख दिया सिप रेमी। तो रेमडेसिविर का आधा कर दिया रेमी और सिप्ला का आधा कर दिया सिप, तो इसने कर दिया सिप रेमी। तो आपको यही दो मिलेगा। इसमें भी डुप्लीकेट बहुत आने लगे थे, 40,000 50,000 के आने लगे थे। तो इसमें डुप्लीकेट से बचने का एक रास्ता है कि पाउडर वाला फॉर्म ज्यादा सेफ रहता है। उसमें जब डॉक्टर उसको लिक्विड बना के लगाएगा, और लिक्विड वाला में तो अक्सर देखा गया ससुराल डुप्लीकेटे भेज दिया। इसका अमूमन 2 से 4,000 जेन्युइन रेट आता है, लेकिन इसको 50,000 तक में भी बेचा गया था। हाइपोक्सिया से भी बहुत सारे लोगों की कोरोना में जान चली गई। देखिए हाइपोक्सिया मतलब होता है सांस की कमी हो जाती है। तो अमूमन जो हमारा पल्स ऑक्सीमीटर जो नापता है वो 94 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये 94 से कम होता है तो हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, जिसे हम हाइपोक्सिया कहते हैं। जितना ज्यादा ये वैल्यू नीचे जाएगी उतना ही हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, तो हमें ऑक्सीजन लगाना पड़ता है। ये है हाइपोक्सिया। लेकिन जिन्हें हाइपोक्सिया होता है वो उतना खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है जब सांस फूलने लगता है तो उन्हें खुद ही लगने लगता है कि ऑक्सीजन की कमी है। लेकिन ससुरा हाइपोक्सिया में भी एक होता है साइलेंट हाइपोक्सिया, जिसे हम लोग साइलेंट हाइपोक्सिया को हम हैप्पी हाइपोक्सिया कहते हैं। ये क्या चीज है भैया, इसमें क्या होता है, किसी का ऑक्सीजन लेवल 80 से भी नीचे चला गया है। अब अमूमन किसी का ऑक्सीजन लेवल 80 से नीचे जाता है ना, तो उसको बहुत जोर से सांस फूलने लगती है, उसे सांस लेने में दिक्कत होती है, जेन्युइन है। उसे पता चल जाएगा कि हमें सांस नहीं आ रहा है या सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। लेकिन जिसे हैप्पी हाइपोक्सिया, जिसे साइलेंट हाइपोक्सिया कहते हैं, उसको पता ही नहीं चलेगा, आराम से घूमेगा टलेगा, कहेगा हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। ये ज्यादा डेंजर है, क्योंकि उसको दिक्कत कब आएगा, जब बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन लेवल गिर जाएगा, इतना गिर जाएगा कि अब उठाना मुश्किल होगा, तब जाके उसको दिक्कत होगा। जैसे मान के चलिए आपको कहीं भाला लग गया है और दर्द ही नहीं कर रहा है, तो आप घूम रहे हैं, तो भैया दर्द नहीं कर रहा है तो खुश मत हुई, उसमें से खून फेंकेगा, जब ज्यादा खून फेंकेगा तो एक बार गिर जाएंगे। तो ये हाइपोक्सिया, इसे हम साइलेंट किलर भी कहते हैं, साइलेंट हाइपोक्सिया को। अगर आपको पहले पकड़ में आ गया, इसीलिए कहा गया है कि जब कोरोना मरीज है तो उसको सांस फूलने से न चेक करे, बल्कि खुद के अपने पल्स ऑक्सीमीटर से नापे। जैसे मेरा ऑक्सीमीटर देखिए बता रहा अभी 99 है, मेरा ऑक्सीजन लेवल 99 अभी है, जो एकदम नॉर्मल है। कोरोना के कुछ मरीजों में एक और चीज देखा गया, ब्लड क्लॉटिंग। उनका ब्लड क्लॉट कर जा रहा था, नसों के अंदर जम जा रहा था। देखिए ब्लड बाहर क्लॉट करता है, कभी चोट वोट लगता है तो डेंजर नहीं माना जाता है, लेकिन जब ब्रेन में क्लॉट कर जाता है या नसों में क्लॉट कर जाता है तो उससे ज्यादा दिक्कत होता है, स्ट्रोक का खतरा हो जाता है। इसलिए डॉक्टर जो है इसे ब्लड को क्लॉट यानी थक्का ना बने इसके लिए अलग दवा देते हैं, जिसे ब्लड थिनर कहते हैं, ब्लड को पतला करने वाला, या क्लॉट ब्लास्टर, ये क्लॉट हो गया उसे ब्लास्ट करने के लिए। इसका टेक्निकल जो नाम होता है एंटीकोगुलेंट होता है। आमतौर पर इसे हेपरिन दिया जाता है। जिसमें ज्यादा क्लॉट कर जाता है उसे आईवी यानी इसके थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। लेकिन ज्यादा पतला भी करना गलत है, इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, इसको टैबलेट फॉर्म में देते हैं, जो कि एक एवरेज रूप से अपना वर्क करती है। कोरोना वायरस से लड़ रहे लोगों में जानलेवा तब साबित हो जाता है जब कोरोना वायरस के साथ साथ उसमें बैक्टीरिया का भी अटैक हो जाता है और यह निमोनिया का रूप ले लेता है। तो जब कोई व्यक्ति कोरोना से भी लड़ रहा है और साथ ही साथ निमोनिया से लड़ने लगता है, जिस वजह से उसका जान ज्यादा जाने लगता है, इसलिए बहुत सारे एंटी बैक्टीरियल जो ड्रग दिए जा रहे थे। तो देखिए एंटीबायोटिक जो है वो हमारे किसी काम का नहीं है कोरोना में, क्योंकि कोरोना एक वायरस डिजीज है, तो हमें एंटी वायरल ड्रग देना है। जैसे रेमडेसिविर एंटी वायरल है, लेकिन डॉक्टर साथ साथ एंटीबायोटिक भी देते थे, जो एंटी मतलब दुश्मन, बायोटिक मतलब बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को ही मारता था। वो कोरोना से नहीं लड़ता था, बल्कि वो क्या करता था, बैक्टीरिया को मारता था। अगर एंटीबायोटिक नहीं दिया जाएगा तो उस व्यक्ति में निमोनिया का भी खतरा बढ़ जाएगा और उसकी मृत्यु होने की संभावना और बढ़ जाएगी। कोरोना पेशेंट में सबसे ज्यादा जान अगर किसी ने लिया है तो वो साइटोकाइन स्टॉर्म ने लिया है। ये साइटोकाइन स्टॉर्म एक अच्छी भी चीज है। उससे पहले हम ये समझते हैं इन्फ्लेमेशन क्या होता है। जब कभी शरीर में कीटाणुओं का अटैक होता है, वायरस बैक्टीरिया का अटैक होता है, तो उसे हम कहते हैं इन्फेक्शन। जब वो हावी होता है तो उसे कहते हैं इन्फेक्शन। लेकिन जब उसको मारने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जब हावी हो जाती है तो इसे कहते हैं इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के कुछ संकेत है। जब कभी भी इन्फ्लामेशन होगा, जैसे मान के चलिए यहाँ हमको चोट लग गया तो यहाँ पर तो इन्फेक्शन होगा, लेकिन अगर हमारा शरीर भारी पड़ेगा तो उसे इन्फ्लामेशन कहते हैं। इन्फ्लामेशन का कुछ सिंबल होता है। सबसे पहला दर्द। तो जब कभी आपको चोट लगेगा तो दर्द नहीं होगा। देखिए
देखिएगा कट जाता है तो थोड़ी देर बाद इस एहसास होता है, मतलब अब आपकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है तो पेन होता है। दूसरा हीट होता है, वो जगह गर्म हो जाता है। जैसे कोरोना आता है तो हमारा पूरी बॉडी गर्म हो जाती है, बुखार आने लगता है, तो ये इन्फ्लामेशन दिखा रहा है कि हम अब उस बीमारी को मार रहे हैं। दूसरा रेडनेस, वहां पे लाल हो जाता है, कहीं पे देखिएगा ना मच्छर उच्छर काट देगा तो वहां लाल हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, फूल जाएगा वहां पर। दूसरा लॉस ऑफ फंक्शन, उस जगह पे काम उतना अच्छा से नहीं करेगा, अगर ज्यादा इन्फ्लामेशन हो गया तो काम अच्छा से नहीं करेगा। तो इन्फ्लामेशन एक अच्छी चीज है, बॉडी रिस्पॉन्स करती है किसी खराब चीज के प्रति, लेकिन ये इन्फ्लामेशन कभी कभी घातक हो जाता है। जब कभी भी इन्फ्लामेशन हो रहा होता है यानी उसे रिकवर किया जा रहा होता है तो हमारे शरीर से मैसेज छोड़ने के लिए साइटोकाइन निकलता है। साइटोकाइन, ये साइटोकाइन क्या होता है, जब हमारी शरीर बीमारियों से लड़ रहा होता है ना तो मैसेज पहुंचाता है, मार मार उसको मार, इसको मार, इधर भी है, इधर मारो, इधर मारो। किस तरफ फौज में मूवी में देखेंगे तो उधर से एक तो सिग्नल कोर होता है, अल्फा टू चार्ली ब्रावो, पास योर मैसेज, मिसाइल अटैक, ये वो करते रहते हैं, कम्युनिकेशन। तो वही साइटोकाइन कम्युनिकेशन का काम करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये कम्युनिकेशन हमारे लिए घातक हो जाता है। कब? जब ऐसा बीमारी हमारे ऊपर अटैक करता है जिसको हमारा इम्यून सिस्टम पहचानता ही नहीं है, ससुरा भगदड़ मच जाता है। इतना ज्यादा साइटोकाइन निकलने लगता है, इतना ज्यादा निकलने लगता है कि आंधी आ जाती है साइटोकाइन की। इसी को कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म, मतलब आंधी उठ गया एकदम भयानक, अफरा तफरी मच गई, इधर उधर इधर उधर, मारो मारो ससुरा। इसको कहते हैं लोग हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स। इतना ना ज्यादा मार काट हो गया कि हम ही लोग को लॉस होने लगा। जैसे मान के चलिए घर में एगो चूहा निकल गया और 200 आदमी निकल के मोहल्ला का तलवार लेके मारो मारो ससुरा, अपने में मार काट कर लेंगे सर। तो ये साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से हम लोग को बहुत ज्यादा क्षति होने लगा, और इतना ज्यादा क्षति होने लगा कि वो साइटोकाइन जो बीमारियों को मार रहा था हमारे ही फेफड़े को मारने लगा, जहां तहां मार काट करने लगा। तो हमारा फेफड़ा ज्यादा डैमेज होने लगा, छाती में दर्द होने लगा, लोगों का किडनी फेलियर होने लगा, स्ट्रोक आने लगे, सब दिल का दौरा पड़ने लगा। रोहित सरदाना जी को क्या हुआ था कोरोना में? साइटोकाइन स्टॉर्म आया था, दिल का दौरा पड़ गया था, हार्ट के मरीज थोड़े थे, स्टॉक आ गया था यहाँ पे, जिस वजह से मर गए। इतने बेहतरीन आज तक के पत्रकार, आज तक को ऐसा पत्रकार अब नहीं मिलेगा। क्या कहें आपके लिए रोहित सरदाना जी, जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां सुनाते सुनाते। खैर, साइटोकाइन स्टॉर्म को आप ऐसे समझिए, बाहुबली मूवी जो देखे थे उसमें सेना बहुत खतरनाक लड़ रही थी। इवन ये हमारे बाहुबली भी बहुत बहादुरी से लड़ रहे थे, क्योंकि इन्होंने शिवगामी देवी ने कहा था और इनको पता था कि इनका दुश्मन ये कालके है। एकदम बेहतरीन से लड़ रहे थे लोग, कोई दिक्कत नहीं था। साइटोकाइन मतलब मैसेज भी जा रहा था, ऐसे ऐसे मारो, कभी तीर मारो, कभी ये मारो, यहाँ पर बहुत बेहतरीन हो रहा था। लेकिन क्या होगा अगर इस बाहुबली की लड़ाई में ऊपर से हेलीकॉप्टर आ जाए तब? इस ससुरे उस समय तो हेलीकॉप्टर देखा नहीं था सब, सेम इनके लिए हेलीकॉप्टर कोरोना की तरह होगा। ले भाई सब हेलीकॉप्टर देख के इनकी सेना में ना भगदड़ मच जाएगा। उसी भगदड़ को हम लोग कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। उस भगदड़ में ये लोग अपने कटाकुटी की दबा उबा के घोड़ा खान देगा, गधा उधाऊ में हाथी उथी जितना सेना में थी अपने से कचरा जाएंगे, और जो बचे कुचेंगे उनको हेलीकॉप्टर मार देगा। तो इसमें क्या करना चाहिए? इसमें करना चाहिए कि सेना को तुरंत आदेश दीजिए कि चुपचाप बैठ जाओ। जब चुपचाप बैठ जाएगी फौज तो अपने में मर कट के नहीं मरेगी, दूसरा कुछ हेलीकॉप्टर से छुप उप जाएंगे सब, और उसके बाद जब हेलीकॉप्टर का फ्यूल कम होगा, इधर उधर भटकेंगे, तब ये लोग दिमाग लगाएंगे। यही काम करता है हमारे शरीर में साइटोकाइन। जब साइटोकाइन स्टॉर्म आता है, ये अमूमन व्यक्ति का जब पहला लक्षण आता है, उसको लगने लगता है कि अब हमको कोरोना है, तो उस पहला लक्षण से 6वें दिन 6 डेज पे हम लोग को ये साइटोकाइन स्टॉर्म आने की खतरा रहता है। इस बीच अगर डॉक्टर हमारी खुद के फौज को, हमारे खुद की इम्यून सिस्टम को अगर बैठा दिया, सप्रेस करके शांत कर दिया, तो समझ जाइए कि केवल हमारे फेफड़ों को नुकसान कोरोना से होगा। और अगर इस स्टॉर्म, इस आंधी को नहीं रोके तो फेफड़ा को तो कोरोना मार ही रहा है, हमारी खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी फेफड़ा को मार काट देती है और लाशों से भर जाता है फेफड़ा, जिस वजह से अंदर जगह नहीं रहता है, तो सांस नहीं जा पाता है, मरीज ऐसे हांफता है। तो हमारे इसको कम करने के लिए, हमारी लड़ने की क्षमता को कम करने के लिए डॉक्टर एक दवाई देता है जिसे कहते हैं एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड हार्मोन की शक्ल का होता है, जिस तरह हार्मोन उत्तेजना बढ़ाता है ना, तो एस्टेरॉइड गिरा देता है। एस्टेरॉइड के रूप में हमारा प्रयोग होता है डेक्सामेथासोन। ये डेक्सामेथासोन, ये अगर किसी में स्टॉर्म कम है तो टैबलेट खिला दीजिए, और किसी में हैवी स्टॉर्म आ गया है, मतलब मारकाट भयानक मच गया, हमको अपने ही रोग प्रतिरोधक क्षमता से खतरा है, तो उसे आईवी यानी इंजेक्शन के, इंटरवेंस इंजेक्शन के थ्रू इसे दिया जाता है। अमूमन ये दवा भारत में डेक्सोना नाम से फेमस है। डेक्सामेथासोन को जाइडस कैडिला डेक्सोना नाम से बनाती है, बहुत सस्ती दवा है, गांव गांव में अवेलेबल। तो मरीजों को ये सुबह शाम दिया जा रहा है।
डेक्सामेथासोन दिया जा रहा है। मरीज को लग रहा है ना कि दवाई हमरा ठीक कर रहा है, ना रे बबुआ, तोरे अंदर के फौज को कह रहा है अभी चुपचाप रहो, हेलीकॉप्टर आया है, चल जाएगा तब मारना इसको। तो वही साइटोकाइन, तो जिस व्यक्ति में ये डेक्सामेथासोन टाइम से दे दिया गया वो बच गया। लेकिन ससुरा इसमें गड़बड़ है। मान के चलिए अभी कोरोना बहुत कम है, तो हमारा एंटीबॉडी उसको मार मार के खत्म कर देगा। अब कोनो बकलोल डॉक्टर अभी तनिए सा कोरोना है और आपको चढ़ा दिया डेक्सामेथासोन, तो डेक्सामेथासोन आपके शरीर के फौज को कहेगा चुप रहो, तो कोरोना कहेगा वाह हम तो यही खोजिए रहे थे, अभी हमारी संख्या कम है, 2-4 दिन में वो संख्या बढ़ा देगा। इसलिए एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया चिल्ला कह रहे हैं कि भैया डेक्सामेथासोन अपने से मत लीजिए लो, वो टाइम आने पर लीजिए लो। तो वो हकीकत बात है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस यानी कमजोर कर देता है, ताकि उसको बाईपास कर देता है और खुद लड़ने लगता है। इसके बाद इसको कमजोर कर दीजिए, आपका इम्यून सिस्टम बैठ जाएगा, तो कोरोना से ही खतरा होगा। अब उसके बाद चढ़ा दीजिए रेमडेसिविर कोरोना को चकमा दे देगा। लेकिन आप बताइए, ये जो हमने डेक्सामेथासोन दिया है, ये तो हमारी बीमारी से लड़ने की क्षमता को सप्रेस करके दबा दिया, और इसी से चालू हो जाता है ब्लैक फंगस का खतरा। ब्लैक फंगस एक नॉर्मल फंगस है जो रोटी, ब्रेड इत्यादि पे लग जाता है, ये नॉर्मल है। अगर हम अपने कपड़े भी उतार के यहाँ 1 महीना के लिए छोड़ दें, उसमें नमी रहे, तो वहाँ भी ब्लैक फंगस आ जाएगा। हमारे शरीर पर भी ब्लैक फंगस जम जाते हैं, बट उसको पसीना मार के खत्म कर देता है। कहता है सच रहा, यहाँ का जमता है, सोचिए जिस चीज़ को हमारा पसीना मार देता है। लेकिन जब कभी हम लोगों को कोरोना हो जाता है, तो इतना ना स्टेरॉइड दिया जाता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके कमजोर कर देता है कि हमारा इम्यून इस छोटे से ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस से भी नहीं लड़ पाता है। अब ये आता कहाँ से है? तो इसके देखिए, जब कोई कोरोना मरीज ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो उसको तो हैवी स्टेरॉइड देना मजबूरी है, जिससे कि उसका इम्यून कमज़ोर हो जाता है। और उसे ऑक्सीजन जब दिया जाता है तो ऑक्सीजन पे नमी आती है, देखिएगा उसमें पानी का बुलबुला रखा जाता है, उस नमी के माध्यम से, या वेंटिलेटर पे जब दिया जाता है तो यहाँ से नमी के माध्यम से ये जो फंगस है ये हमेशा नमी वाले जगह पे रहता है, हमारे शरीर में आता है। इसके एंट्री करने का रास्ता नाक है, ये नाक से एंट्री करता है। ये ब्लैक फंगस जानलेवा है, जैसे रेबीज बीमारी होती है ना कुत्तों के काटने से, जिनको हो जाएगा उन्हें दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता, वो तो ससुरा 100% खतरनाक है। ये ब्लैक फंगस ये 50% खतरनाक है। लेकिन ये किन्हें होगा? जो कोरोना से सीरियस इंजरी से जूझ रहे थे, जिन्हें हाई स्टेरॉइड दिया गया, वेंटिलेटर या ऑक्सीजन से जूझे, या जिन्हें पहले से जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, जैसे HIV के मरीज, इनका इम्यून सिस्टम कमजोर रहता है, जिन्हें बहुत हाई ब्लड शुगर रहता है, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो चुका रहता है, शुगर के मरीजों का कमजोर हो जाता है, या जिन्हें डेक्सामेथासोन हुमच के लगाए हैं जब वो कोरोना में था, तो ऐसे लोगों में इसका खतरा ज़्यादा होता है। इसको टाइम से रहते इलाज करा लेने से सही होता है। ये एंट्री मारता है नाक के रास्ते से। यहाँ पर आपकी पहली पहचान कि नाक से पानी आएगा, वो पानी हल्का भूरा रंग का होगा, और नाक को अगर देखेंगे तो हल्का धब्बा धब्बा अंदर बनेगा, तो ये हल्का ब्राउन डिस्चार्ज इसकी पहली पहचान है। उसके बाद ये मुंह में पहुंचता है, तो मुंह से भी खांसी वगैरह आती है, कभी कभी उल्टी होने लगता है, ब्लड आने लगता है उल्टी में। उसके बाद यहाँ पे नाक के पास इस जगह पे ये स्वेलिंग होती है। फिर ये पहुँचता है आँख में, आँख लाल होने लगता है इस तरह से, और जब स्वेलिंग होने लगेगी तो समझिए अब खतरा होने लगा है। इसलिए इसका पहला पहचान ब्लैक डिस्चार्ज। अब किसी आजकल मौसम चल रहा है, बहुत से लोगों की आँख लाल हो जाएगी, इवन 10 दिन पहले मेरा भी लाल हो गया। तो ऐसा नहीं कि जिनका आँख लाल हो गया वो दौड़ने लगे। लाल आँख पहली पहचान नहीं है, इसकी पहली पहचान आपको पहले शुरुआत में 1 हफ्ता तक आपको नाक से डिस्चार्ज आएगा, मुंह से उल्टी टाइप का मन करेगा, सर और दर्द करेगा, तब ये आँख पे आएगा। उसके बाद जब यहाँ स्वेलिंग होने लगेगी तो समझिए स्वेलिंग होना खतरनाक है। इसके बाद ये म्यूकस आँख के रास्ते अंदर ब्रेन में चला गया, और ब्रेन में चला गया तो कोई नहीं बचा पाएगा। इससे अगर आँख बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गया है तो आँख भी निकालनी पड़ती है। लेकिन फिर बताएं, ये सबको नहीं हो सकता है, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है बस उन्हीं को होगा। हाई ब्लड शुगर वाले, या फिर कोरोना से जो अभी रिकवर हुए हैं, जिन्हें वेंटिलेटर या डेक्सामेथासोन हाई मात्रा में लगाया गया है। अब HRCT क्या है? देखिए, CT स्कैन जो मशीन होती है, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन मशीन, ये मैग्नेटिक रेजोनेंस पर काम करती है। इसमें इतना हैवी मैग्नेटिक पावर रहता है ना कि डॉक्टर कहता है अंगूठी उतार लीजिएगा। नहीं तो पता है, अगर आप कोई चीज़ लोहा का सामान लेके ऐसे इस रूम में घुसेंगे ना, तो इसका मैग्नेटिक पावर मशीनिया का इतना रहता है कि लोहा का सामान और मशीन साहित्य आपको खींच लेगा, इतना तेज खींचेगा कि भड़ाक से मुंह हाथ फूट जाएगा, हाथ तो टूट जाएगा वहाँ पे। इसलिए MRI मशीन वगैरह, CT स्कैन मशीन वगैरह के पास आप देखे होंगे लिख देता है कि मेटेलिक चीज को दूर रखें।
रखें यहाँ पर। इससे अभी क्या है कि RT-PCR कई लोगों का निगेटिव आ रहा है, बावजूद वो कोरोना में रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए HRCT का यूज हुआ रहा है। इससे क्या होता है, फेफड़ों का CT स्कैन किया जाता है। हमारे जो फेफड़े होते हैं वो उसके 5 हिस्से होते हैं। हमारे पास 2 फेफड़े होते हैं, दाहिना फेफड़ा और बायां फेफड़ा। क्योंकि बायां साइड का जो फेफड़ा होता है इसके पास ही दिल होता है, इसलिए इसके पास ज़्यादा जगह नहीं होता, इसलिए इसके 2 हिस्सा होते हैं। फेफड़े के हिस्सा को लोब कहते हैं। तो बायां फेफड़े के 2 लोब और दाहिना और खाली जगह रहता है, इसलिए इसमें 3 हिस्सा पाया जाता है, 3 लोब्स पाए जाते हैं, 3 लोब्स। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, 3 इधर 2 इधर, टोटल 5 लोब्स पाए जाते हैं। इन्हीं की जांच की जाती है CT स्कैन में और हमें एक स्कोर दिया जाता है। टोटल कितने लोब्स हैं यानी हिस्से हैं 5, और हर एक को 5-5 नंबर दिए जाते हैं, 5-5 हिसाब से देखा जाता है। तो 5-5 कितना हो गया, 5-5 25। तो टोटल CT स्कोर कितना आता है, 25। इसी में डिपेंड करता है आपको कितना कोरोना है CT स्कोर के हिसाब से। देखिए पहले नॉर्मल चीज का CT स्कैन किया जाता था, लेकिन कोरोना वायरस को जांच करने के लिए CT स्कैन में ससुरा दिखता ही नहीं, इतना छोटा है, तो HD फोटो लिया गया। HD मैंने कौन, हाई रिवोल्यूशन। तो इसी CT स्कैन में के पहले HD लगा दीजिए या HR, हाई रिवोल्यूशन CT स्कैन। तो इसी के आगे HR लगा दीजिए ना, हाई रिवोल्यूशन CT स्कैन, इसी को कहते हैं HRCT। अब इस HRCT की टोटल वैल्यू कितनी दी जाएगी भैया, 25। स्कोर 25 किया जाएगा क्योंकि 5 लोब है, हर लोब के लिए 5 नंबर डिसाइड है। तो टोटल CT स्कोर जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 25 होती है। हम CT वैल्यू नहीं कर रहे हैं, ये CT वैल्यू ये आता है आपका RT-PCR टेस्ट में, उसका वीडियो बना लिए हैं, उसको 6-7 मिलियन लोग देख लिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो करम फोर है, उसको देखिए, जरूरी है। हम यहाँ CT स्कोर बता रहे हैं। ये किसी मरीज का CT स्कोर, ये मतलब HRCT रिपोर्ट है, इसमें इसका दिया जा रहा है CT स्कोर जो दिया गया है 20 दिया गया है। अब हम डिसाइड करते हैं इसका कितना % लंग्स जो है वो इन्फेक्टेड है। तो जितना CT स्कोर आता है उसमें 4% से गुणा कर दीजिए। तो CT स्कोर यहाँ कितना दिया गया है 20, इसमें 4% से गुणा करिए। 4% से जब गुणा करेंगे तो 20 चौको 80, इसका 80% फेफड़ा कोरोना से इन्फेक्टेड है। हम ये नहीं कर रहे कोरोना से खराब हो गया है, मरीज का है डिस्टर्ब हो रहा है, उसको लोग बता रहे हैं कि तोरा CT स्कोर 20 है, मैंने तो 80% फेफड़ा खराब हो गया, वो बेचारा कोरोना पर। फेफड़ा खराब नहीं हुआ है रे भैया, फेफड़ा इन्फेक्टेड है, वो ठीक हो जाएगा, फिर इसमें क्या दिक्कत है। तो वो कह रहे हैं खराब हो गया, नहीं खराब नहीं है, इन्फेक्शन को दिखा रहा है कि 80% फेफड़े में उसका इन्फेक्शन हो गया। तो भैया उनका इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल जाता है, ऐसा थोड़े है कि एक कोना में कोरोना जाएगा और दहिना में जाएगा बायां में नहीं जाएगा, अरे धीरे धीरे फैल जाएगा। इससे ये नहीं घबरा जाना है कि मरबे करेंगे। 80, अब लो डॉक्टरों बोल रहा है, वो जो जांच कर रहा है 80% फेफड़ा खराब हो गया, इन्फेक्टेड हुआ है। जैसे मान के चलिए हमको कोई होली में नहवा दे, कि जितना % भीगा है तो क्या कहेंगे, इतना रंग लगा हुआ है, समझ में गया। उसी तरह बताता है कि इतना जगह पे कोरोना लगा हुआ है। जिस प्रकार से CT स्कैन को और इंप्रूव करके हाई रिवोल्यूशन यानी HRCT किया गया, उसी तरह एक नया डाटा इसी में ऐड किया गया जिसे कहते हैं कोराट्स। कोराट्स का फुल फॉर्म होता है कोविड-19 रिपोर्टिंग एंड डाटा सिस्टम। इसमें जो नंबर दिए जाते हैं वो 25 नहीं दिए जाते हैं, बल्कि 1 से 6 नंबर तक दिए जाते हैं। अगर किसी का कोराड वैल्यू 4 आ रहा है मतलब उसको कोरोना लगभग मतलब डॉक्टर कहेगा सस्पिशियस है, और अगर 5 आ रहा है तो लगभग भाई 80% चांस है कि इसे कोरोना है। 6 आ गया तो मतलब कंफर्म है कोरोना है। यानी अगर आपका कोराड वैल्यू जो है, ये वाली जो वैल्यू है, अगर 4 से 6 के बीच में है तो आप रिस्क जोन में आ जाते हैं। आई होप आप इस सबको समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।